अगले वक्ता को बुलाने से पहले मैं परिचय कराना चाहूंगा वहां पर कि ये हमारा सौभाग्य है रोटेप्टर का। केदार साहब के जाने के बाद एक हमारे पास वैक्यूम बहुत बड़ा हो गया था कि उन जैसा सक्सेस वाला व्यक्ति जिसकी हमें आदत सी पड़ गई थी वो मिल नहीं पा रहा था कोई भी। तो चंद्रिका शर्मा साहब पेशे से इंजीनियर हैं, नागपुर में स्थित हैं, और एक ये मान लीजिए कि हम लोगों के उम्र में हमसे बड़े भी हैं, पर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एस्ट्रोलॉजी को एक सही रूप में सहेज के रखा हुआ है उन्होंने वहाँ पर। और बिना किसी नेम एंड फेम के, बिना किसी सेलिब्रिटी स्टेटस के प्राप्त किए हुए, ये अपने स्तर पर ही लोगों को ज्ञान बांटते रहते थे। और इनका बताने का तरीका इतना सहज है कि कभी लगता है कि आप आपस में बात कर रहे हैं। तो जो एक पुरानी प्रथा है ज्योतिष की, गुरु शिष्य की चौपाल व्यवस्था, उसी के ये मान लीजिए कि एक संरक्षक भी हैं और प्रचारक भी हैं। और नागपुर चैप्टर, नागपुर में सेंटर बनाने के लिए जो हमारा प्रयास है उसमें चंद्रिका शर्मा जी का पूरा सहयोग है, और होपफुली अगले 1 या 1.5 महीने के बाद वहाँ का सेंटर चालू हो जाएगा। तो उसके संरक्षक के रूप में चंद्रिका शर्मा साहब भी इसमें सम्मिलित हो जाएंगे वहाँ पर। और हम लोगों का सौभाग्य, हम सौभाग्य। Before C.S. Sharma sir starts, I think it's nearly 2 hours that people have been sitting. So we have a small little water break if you permit. ऊपर देखें आप, घड़ी के हिसाब से नहीं, लोगों ने ज्वाइन करना 3:30 बजे शुरू कर दिया था। वो तो उनकी इच्छा थी ना, हम तो 4 बजे शुरू किया है। हम तो आगे थे 3:45 बजे। ड्रिंक ब्रेक जो है तभी मैं परिचय, ड्रिंक ब्रेक जिसको जरूरत नहीं अपना पी लेंगे हम लोग वहाँ पर। लोग वीडियो के बाद ही होगा। नहीं, लोग वीडियो ब्रेक करते हैं, वीडियो ऑफ करते हैं और पता नहीं क्या पीते हैं, आपको भी नहीं मालूम होगा, हमें भी नहीं मालूम होगा वहाँ पर। तो चंद्रिका शर्मा सर का स्वागत भी है, और उनका सहज स्वरूप, उनका ज्ञान दोनों अतुलनीय है। और मुझे उम्मीद है कि आज के श्रोताओं को उनके ज्ञान से भी प्रभावित होंगे। जहाँ तक मुझे मालूम है चंद्रिका शर्मा सर उर्दू दशा के ऊपर बोल रहे हैं, नक्षत्र के साथ जुड़ी हुई दशा है। इन शब्दों के साथ मैं शर्मा सर का स्वागत करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि आज अपने वक्तव्य से सबको अनुग्रहित करें। शर्मा सर। नमस्ते सर। ऐसा तो मेरा परम भाग्य है कि पैटर्न मेमोरियल लेक्चर में मैं कुछ बात कर सक रहा हूँ, जिसकी मुझे, मेरी आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज आ रही है? हाँ। तो शर्मा सर आपको परिचय करा देता हूँ। हमारे डॉक्टर रमेश चिंतक जी है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी उपस्थित हैं यहाँ पर। मैंने चिंतक जी के व्याख्यान सुने हैं सर। जी तो आप जैसा बोलते ना, म्यूट होके सुन लेना पड़ता है। ओके सर, थैंक यू सर, प्लीज। तो दोनों महान गुरु थे जिनके लिए आप ये कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि गुणातीतम रुकारम रूपवर्जितम, बुरा होने से थोड़ा सा गड़बड़ होने लगती है। गुकारम च गुणातीतम रुकारम रूपवर्जितम गुणातीत स्वरूपम च यो दद्या स गुरु स्मृतम। तो गुरु कौन होता है? वो ज्ञान आपको जो देता है जिसको कोई फॉर्म नहीं है, जिसको कोई आकार नहीं है। इसका मतलब बुद्धि की बात चालू है यहाँ पर। और ऐसे दो जो हमारे डोयर होके गए हमारे एस्ट्रोलॉजी में, हमारे ज्योतिष शास्त्र में, उनके स्मरण के लिए आप लोग करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। तो मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर आपने मुझे इनवाइट किया। मैं, जैसा कि आप बोल रहे थे, बहुत ही एलिमेंट्री बातें करता हूँ, और विषय इसलिए मैंने उर्दू दशा का लिया। यहाँ पर मैं उर्दू दशा पे ज्यादा भाष्य नहीं करने वाला। सहसा क्या होता है, जैसा कि प्रदीप साहब अभी बोल रहे थे, कि मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल इंसान हूँ। उम्र भी अभी काफी हो गई है, बहुत साल हो गए देखते देखते। तो काफी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं नक्षत्रों का प्रयोग नहीं करता, है ना, क्योंकि मैं सहसा आपको भाव, भावेश और दशाओं की उनकी स्थिति, गोचर का संबंध वगैरह ऐसा करके भविष्य कथन करने की सहसा मेरी एक आदत है। तो मैं उन्हीं के लिए ये बोलना चाहता हूँ कि देखो, जब आप उर्दू दशा का प्रयोग करते हो, जिसको हम विंशोत्तरी दशा कहते हैं, या नक्षत्र दशा है दरअसल, वो विंशोत्तरी का मेरा, मुझे ज्यादा उसका लगा, और उसका कारण भी मैं बताऊं।
तो हम भूल जाते हैं कि उसका उगम ही नक्षत्र से होता है। चंद्र नक्षत्र में, जिस नक्षत्र में है, उस पर से हम उड़ू दशा कौन सी चालू होती है इसको देखते हैं। और मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करता हूँ। सर दिखाई दे रहा है ग्रह जी सर। एवं नक्षत्र? हाँ, क्योंकि वो कभी कभी आगे बढ़ता नहीं है ना जी हाँ सर, जी हाँ। इसको। हाँ, तो इसके लिए, क्योंकि ये नक्षत्र इसका विषय है, तो पहले तो हमें ग्रह और नक्षत्र क्या है ये समझ लेना अच्छा है। ऐसा आप लोगों को पता ही है, पर पराशर जी बोलते हैं, शृणु विप्र प्रवक्ष्यामि भग्रहाणाम परिस्थितिम आकाशे यानी दृश्यन्ते ज्योतिर्बिंबा अनेकशः तेषु नक्षत्र संज्ञानि ग्रह संज्ञानि कानिचिन तानि नक्षत्र नामानि स्थिर स्थानानि यानि। और फिर ग्रहों की डिफिनेशन, इसका मतलब ऐसा कि जो नक्षत्र है और ग्रह है, ये जो जितने भी ज्योतिर्बिंब हमको दिखते हैं, मतलब चमकने वाली चीजें, इसका मतलब ग्रह आदि तारे वगैरह हमें जो आकाश में दिख रहे हैं, उसमें से कुछ नक्षत्र है और कुछ को ग्रह कहा गया है। अब नक्षत्र को किसे कहना, तो जो स्थिर है, स्थिर का मतलब उनका, दोनों नक्षत्रों का एक दूसरे से फासला जो है वो निश्चित है। क्योंकि सूर्य सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा है, उसमें कहते हैं कि ग्रह तो चलन करते ही रहते हैं, पर नक्षत्र भी कुछ समय के बाद में, कुछ काल के बाद में, पर बहुत धीरे गति से वो चलते हैं। उसका वो समझना बहुत कठिन इसलिए नहीं है कि इसका संबंध हमारे अयनांश से आता है। पृथ्वी का जैसा अक्ष बदलते जाता है, तो नैसर्गिक हम पृथ्वी से जो देखते हैं वो हमको दूसरे नक्षत्र दिखने लगते हैं। और फिर ग्रह क्या है? गच्छन्तो भानि गृह्णाति सततम येतु ते ग्रहाः वचक्रस्य नग अश्वासो अश्विन्यादि संभव है। इसका मतलब भाई, जो इन नक्षत्रों को पकड़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं, भ नक्षत्र को भी कहते हैं, भ ऐसा भाव को भी कहते हैं, तो उनको हम ग्रह कहते हैं। और ये जो भचक्र है, पूरा जो ज़ोडियाक हम जिसको बोलते हैं, तो उसके 27 भाग करने के बाद में अश्विनी से लेके 27 नक्षत्र किए गए हैं। आगे वो और भी बोलते हैं कि द्वादशधा, उसके 12 भाग भी किए और उसको राशि बोला जाता है। तो पहले हम इसे समझ, इसका अर्थ ये हो गया है कि हम जो भी ग्रहों को देखते हैं या ग्रहों के अंशों के बारे में बोलते हैं, कौन से नक्षत्र में गया है कहते हैं, तो ये नक्षत्र एक प्रकार से उसका बैकग्राउंड है। और उसके आगे, उस पर्दे के आगे हमको ग्रह दिखते हैं। इसलिए हम कहते हैं जब ग्रह हमको जब गोचर होते हुए देखते हैं, ग्रह घूमते हुए दिखते हैं, तो वो इस नक्षत्र से उस नक्षत्र में जा रहे हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो इसके बाद में फिर ये नक्षत्र राशि ग्रहों का संबंध क्या है, और राशि और भाव एक ही है ऐसा जैमिनी भी मानते हैं। और उसी प्रकार से सारावली में हमारे कल्याण वर्मन ने भी कहा है कि गृह, भ, राशि आदि, ये इसको सिनोनिम कहा गया है उन्हें, ये समान अर्थ के शब्द है। तो इनका संबंध क्या है, तो कहते हैं कि हिरण्यगर्भ भगवान एष छंदसि पठ्यते आदित्यो यादि भूतत्वात् प्रसूत्या सूर्य उच्यते। ये सूर्य सिद्धांत में दिया हुआ है, आपने पढ़ा कि वह एक सोने का अड्डा हुआ, वो पहले आया। सब जितने भी हमारे तत्व हैं, एलिमेंट्स जिसको हम बोलते हैं, तो इनमें पहले आने से उसको सूर्य बोलते हैं, आदित्य बोलते हैं, और उसकी प्रसूति होकर उससे ग्रह निकले, इस वजह से उसे सूर्य कहा जाता है। तो मेरा हर वक्त आग्रह ऐसा रहता है कि जो भी शब्द का प्रयोग किया गया है हमारे ऋषि मुनियों ने, उसका अर्थ भी हम जानने की कोशिश की। ऐसा कोई सूर्य दिल में आया उसको सूर्य बोल दिया, इसको रवि बोल दिया, ऐसा ऐसा कुछ है नहीं। और ये हमको कई बार योगों के बारे में भी उसका ख्याल में आता है कि इस योग का ये अर्थ क्यों, या ये नाम क्यों दिया, नॉमेनक्लेचर क्यों दिया, तो हमें उसको देखना। मैंने इनका सबका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में दिया है फॉर दोज हु आर कंफर्टेबल विथ इंग्लिश लैंग्वेज। तो अब इससे क्या हुआ, तो नक्षत्र ग्रह सोमाना प्रतिष्ठा योनिरेव च। ये नक्षत्र ग्रह चंद्र आदि जो है, अर्थात उसमें राशियां भी है, ये सब इस योनि में, हिरण्यगर्भ में, इस अड्डे में स्थापित कर दिए गए। और चंद्र वृक्ष ग्रहा सर्वे विघ्ने या सूर्य संभव, ये सूर्य से ही निकले, ऐसा महर्षि व्यास ने। चूंकि ये नक्षत्र पे ही हमारा जो भी हम श्रद्धा से अर्पण कर रहे हैं गुरुजनों को, तो इसका मूल विषय नक्षत्र होने से मैं नक्षत्रों के बारे में थोड़ा बोलता हूँ।
मैं बहुत ज्यादा बोलने वाला नहीं हूँ। मैं उड़ू दशा का किस प्रकार से प्रयोग करना ये भी बताऊंगा नहीं, आप सब विद्वान ज्योतिषी, आपको मालूम है। परंतु उड़ू दशा में क्या होता है, हम किस प्रकार से, इसका थोड़ा सा मुझे जो लग रहा है, मेरे मेरे अल्प बुद्धि से मुझे जो समझ में आ रहा है वही मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो ये सब निकलते हैं सूर्य से, तो सूर्य ये एक महत्व का पॉइंट है, इसे हमको समझना है। अब ये उड़ू दशा में, उड़ू का अर्थ ही नक्षत्र होता है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें मुख्य दशा विंशोत्तरीय, मैं भी विंशोत्तरी का ही प्रयोग करता हूँ, बहुत सारे लोग करते हैं आजकल। मैं देख रहा हूँ कि कंडीशनल दशाओं का भी प्रयोग किया जाता है, उसमें कोई गलत नहीं है। करीबन मेरे ख्याल से 52 दशाएं पराशर जी ने बताई है, और भी कुछ 40-42 अलग अलग प्रकार की राशि दशाएं जैमिनी ऋषि जी ने बताई है, तो हरकत कुछ नहीं है। परंतु मुझे भी ऐसा लगता है कि विंशोत्तरी महत्व की है, और उसका बृहद पराशर में बोला गया है कि दशा बहुविधास्तातु मुख्या विंशोत्तरी मता, कैश्चित् अष्टोत्तरी, कश्चित् कथिता षोडशोत्तरी। कुछ अष्टोत्तरी बोलते हैं, कुछ षोडशोत्तरी बोलते हैं, परंतु मेरे मत से, यानी पराशर जी के मत से, विंशोत्तरी दशा ये महत्व की। अब ये प्रश्न हमारे दिमाग में है कि ऐसा क्यों कहा उन्होंने, कोई कारण होगा, तो वो बोलते हैं आगे, विंशोत्तर शतम पूर्णम आयु पूर्व उदाहृतम। पहले 120 साल की आयु थी, ऐसा पहले कहा गया है, और इसलिए वो आगे बोलते हैं कि कलौ विंशोत्तरी तस्मात् दशा मुख्या द्विजोत्तम। मैत्रेय जी से बोल रहे हैं, उनको द्विजोत्तम बोलते हैं क्योंकि वो भी उन्हीं के लेवल के विद्वान थे, हालांकि शिष्य थे। तो कहते हैं इसलिए कलियुग में विंशोत्तरी ही मुख्य दशा है, ऐसा मेरा कहना है, ऐसा मेरा मानना है। इस प्रकार से पराशर जी ने कहा हुआ है। इसी प्रकार से मुझे ऐसा याद है कि कलो विंशोत्तरी स्मृत करके एक गर्ग मुनि का भी एक ऐसा श्लोक है इस प्रकार का। अब इतने ग्रंथ पढ़ने के बाद भूल जाता हूँ कभी मैं, गर्ग मुनि बोल रहा हूँ, मरीचि भी हो सकते हैं, पर आप लोग उसे पता कर सकते हैं। मैं इसका सिर्फ यहाँ मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ कि ये नक्षत्र दशा का मूल आधार क्या होगा, और ये नक्षत्र दशा किस प्रकार से काम करने के कारण हम कुछ न कुछ जो भविष्य कथन करते हैं उसका कोई शास्त्रीय आधार है, या हम ऐसे ही करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इन सबका शास्त्रीय आधार है। इसको, जिसको लॉजिक बोलते हैं या न्याय बोलते हैं संस्कृत में, वो बड़ा न्यायपूर्ण किया हुआ है। और मेरे जनरेशन के जो एस्ट्रोलॉजर्स है, जो ज्योतिर्विद है, तो वो सहसा इसका प्रयोग ज्यादा करते हैं। और आजकल के कई बार ज्योतिषियों को ऐसा लगता है कि ये लोग नक्षत्र का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि हमारे बातों में आपको नक्षत्र का प्रयोग, उच्चार बहुत कम बार आएगा। ऐसा तो मैं मजाक में कहता हूँ, 27 तक हमारे ध्यान में नहीं रहता, पर वो अपने मित्रों में बोलते वक्त बोलने की बात अलग है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि हम नक्षत्र दशा का आनयन कैसा करते हैं, हम कैलकुलेट कैसे करते हैं दशाएं, विंशोत्तरी दशा कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए सूर्य के नक्षत्र से, यानी कृत्तिका से, जन्म नक्षत्र जिसे, यानी चंद्र जिस नक्षत्र में हो जन्म के समय पे, उनके अंतर को 9 से हम भाग दे देते हैं। ये 9 इसलिए कि 9 भी ग्रहों को विंशोत्तरी दशा में जगह है। हर ग्रह का अपना अपना एक समय दिया हुआ है जिस वक्त वो ग्रह अपना प्रभाव ज्यादा डाल सकता है, जिसको मैं पीरियड ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट्स ऐसा बोलता हूँ मैं कई बार दशाओं को। तो इसलिए उसका 9 से भाग देने का, और फिर जो नक्षत्र संख्या आती है वो जातक के जन्म समय की दशा दशा, ये उसका महत्व का भाग है। बाकी दशाओं में आप देखोगे एक या दूसरा कोई ना कोई जो हमारा ग्रह है उसका कोई प्रभाव देने वाली दशा दिखाई नहीं जाए, है ना। बाकी नक्षत्र दशाओं में शायद ये भी कारण हो सकता है कि पाराशर जी ने उसे मुख्य दशा कही, क्योंकि 9 ग्रह है, 9 ग्रह 9 जगह, 2 ग्रह तो अर्थात छाया ग्रह है, परंतु उनका भी कुछ ना कुछ उसमें योगदान रहता है, क्योंकि वो दूसरे की शक्ति अपने पास ले लेते हैं। तो इसी प्रकार से मैं राहु केतु को देखता हूँ, आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि कोई संभ्रम की स्थिति में रहे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ छाया ग्रह, ऐसा तो वराहमिहिर जी ने भी बोला है कि वो उनको पिंड थोड़ी है, वो उनको कोई शरीर नहीं है, उनको छाया ग्रह ही कहना चाहिए, और वो सही है, क्योंकि या तो वो पृथ्वी की छाया रहती है या चंद्र की छाया रहती है,
इसीलिए हम कई बार बोलते हैं कि वो इल्यूजन क्रिएटर है आदि, क्योंकि हम उसी पे कई बार खड़े रहते हैं। अब इसका संबंध क्या है, क्यों ऐसा किया हुआ है कि भाई सूर्य से। अब अच्छा, हमें मालूम है कि अभी तो मेष की शुरुआत, मेष राशि जो है या नक्षत्र की हम आज जो शुरुआत देखते हैं वो अश्विनी नक्षत्र से की जाती है। उसका कारण शायद इसलिए है कि सूर्य जो है उसे हम आत्मकारक कहते हैं। उसको आत्मकारक भी कहा गया, उसको आत्माकारक भी कहा गया। सूर्य आत्मा जगस्तस्य उषश्च आदितस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति आदि, आपको मालूम होगा, दिने दिने दीर्घायु वगैरह मिलती है जो रोज उनको नमस्कार करता है। उषा को यानी अरुणोदय जब होता है उस समय को, और सूर्य को, क्योंकि वो आत्मा है जगत का। इस प्रकार से उसका वर्णन किया है। ये आत्मा भी है, ये आत्मा का ज्ञान भी है। या आत्मा जो खुद को परमेश्वर से अलग समझता है, जिसको हम ईगो बोल सकते हैं, या मैं कुछ अलग हूं ये समझना जो बोल सकते हैं। इसका मतलब वो व्यक्ति का व्यक्तिमत्व जब शुरू होता है, ऐसा भी लग्न भाव जो है उसका भी कारक सूर्य को कहा गया है। तो मैं उसको बुद्धि भी समझता हूँ, क्योंकि लग्न को एक नाम लग्न का धी भी है, हालांकि पंचम भाव को भी धी कहा जाए। तो ये मैं कुछ हूँ, वो नैसर्गिक है कि सूर्य है वो अपरिवर्तनीय है, वो उसका स्वभाव का जो मूल भाव है जातक का, उसी को दर्शाता है। और उसका जो खुद पर भरोसा है, जिसको हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, आत्मविश्वास कहते हैं, वो ईगो के तरफ भी जा सकता है। तो दोनों चीजें होती है। तो ये तो सूर्य है, इसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। और मन का कारक चंद्र है, और इन दोनों का जो अंतर है, इसके कारण हम जन्म की क्या दशा है इसको जब निकाल रहे हैं, उसको 9 से भाग देने के बाद में आने वाले नक्षत्र से, उसका अर्थ है कि जातक के मन में ये जो नवग्रह है, ये किसी न किसी भाव के अधिपति है, और वो कहीं ना कहीं स्थित है, फिर वो किसी न किसी के कारक भी है। तो मैं कई बार बोलता हूँ कि हमारे विद्वानों को हमको टेस्ट करने की आदत थी, तो उन्होंने काफी पैरामीटर्स डाल दिए। उसके कारण जो जो दशा आती है, जिस जिस ग्रह की दशा आती है, यहाँ जब मैं दशा बोल रहा हूँ तो कृपया आप ध्यान रखिए, कभी मराठी शब्द भी आ जाएगा तो माफ कर दीजिए, 3-4 भाषा बोलते रहने पे गड़बड़ होती रहती है। आप उदार हृदय है, आप माफ कर दो। तो क्योंकि मैंने अभी तेव्हा बोला तब बोलने की जगह जो बिल्कुल मराठी शब्द है, तो उस समय में उस जातक के मन में उस भाव के संबंधित, उस कारकत्व के संबंधित क्या आ रहा है, ये बताया जाता है या ये समझा जाता है। और इसको हम ये दशा आने पे इस प्रकार के प्रयोग या ऐसे आपको परिणाम मिल सकते हैं। संभाव्य परिणाम मैं बोलता हूँ, संभावना का शास्त्र ही है ये, क्योंकि एक भाव हजारों चीजें दिखा सकता है, और इसीलिए कारक का महत्व आ जाता है। तो उसके मन में क्या तरंगे उठ रही है उस समय में। जब हम दशा बोलते हैं तो इसको देह दशा तक के समझिए, क्योंकि देखो 19 साल 20 साल ऐसा एक ही विचार मन में रहता नहीं, और घटनाएं भी एक ही घटना होती नहीं रहती पूरे 20 साल। ये बिल्कुल सुस्पष्ट है, उसको कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए वो हमको समझता है कि इसके मन में क्या आ रहा है। अच्छा, इस भाव के बारे में विचार आ रहा है, ये इस भाव के बारे में इसको आनंद हो रहा है या इसको दुख हो रहा है, इसको हम फंक्शनल बेनिफिक या फंक्शनल मैलिफिक कहते हैं, तात्कालिक शुभ या अशुभ ग्रह कहते हैं। अच्छा, इसमें भी हमको बड़ा मजेदार है, क्योंकि वो उसका कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाता है। जैसा धन स्थान है, इसको मारक स्थान भी बोलते हैं, पर वो संपत्ति आने का या मान के वस्त्रालंकार आने का भी स्थान है। तो इस यहाँ पर इसके क्या दिमाग में आ सकता है, इसे क्या लग रहा है जाता, तो या इसको आगे जाके भविष्य में इस समय में इसके मन में क्या आते रहेगा। और इस भाव के संबंध में तो कुछ विचार आएंगे, ये ऋणात्मक है या धनात्मक है, इसको हम देख के उसको हम फंक्शनली मैलिफिक, फंक्शनली बेनिफिक आदि कहते हैं। और फिर इसके आधार पर हम उसको होने वाली घटना का एक सूचना दे सकते हैं। इस प्रकार से इसका संबंध है। यहाँ दूसरा मैं हालांकि ऊर्दशा का संबंध है, परंतु नवमांश का भाई मैं इसलिए इस पे उल्लेख करना चाहूंगा, क्योंकि जैसा हमारे लोगों पे, मेरे उम्र के लोगों को बोला जाता है, आप नक्षत्र का प्रयोग नहीं करते।
तो देखिए नवांश यानी कुछ नहीं है, वो भी 3 डिग्री 20 मिनट है, 3 अंश और 20 कला है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो एक नक्षत्र चरण है, आपको भी पता है। परंतु यहाँ देखिए एक फर्क है, ये सब जो नक्षत्र है इनमें कभी किसी पर राहु का अधिकार है, किसी पर केतु का अधिकार है, परंतु जब आप नवमांश में पहुंच जाते हो तो उन नक्षत्र चरणों पे छाया ग्रहों का अधिकार नहीं रहता। वो जो भी राशि है उसके अधिपति का वहां पर अधिकार रहता है। तो यहाँ पर उन्होंने और एक फाइनाइट चीज उसमें जोड़ दी है नवमांश में, और इसीलिए कई बार हम कहते हैं कि नवमांश से आने वाली शक्ति जो है, इसका जो प्रकटीकरण होता है वो राशि चक्र में होता है। और इसी कारण हम ये भी कहते हैं कि भाई नवमांश में यदि नीच हो गया है ग्रह, ऐसा दिख रहा है हमें, और राशि चक्र में भले ही वो उच्च का हो तो वो नीच के परिणाम देगा। इसका मतलब ग्रह की जो अंदर की शक्ति है उसके बारे में वो प्रदर्शन करता है, वहां से हम उसको देखते हैं। तो और इसी कारण से ऐसा भी कहा जाता है कि वो ग्रह ही नहीं, पर उस भाव का जो नवांश है उसके दशा में भी कुछ घटनाएं हो सकती है। इसके साथ में मैं मेरा मत बताता हूँ, वो भिन्न होगा, क्योंकि अब वो इस उम्र में ऐसे हम लिबर्टी लेते रहते हैं, स्वतंत्र थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाते हैं, कि केवल दशाओं से भी काम न चलते हुए आगे में हमको फिर से ग्रहों की जो गोचर स्थिति है उस समय की, जिस भी समय का हम अंदाजा ले रहे हैं, वहां गोचर का भी हमको ख्याल रखना पड़ेगा, ताकि हमें ये समझे कि उस भाव के बारे में कुछ अच्छा होने वाला है, या कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए, जैसा गुरु है तो 1 साल के लिए, शनि है तो 2-2.5 साल के लिए, वो आगे पीछे भी होते रहते हैं, आपको पता है, पर समझ गए। तो ये करके हम उस जगह पे आ सकते हैं। पर इसी प्रकार से नवांश से भी गोचर देखा जाता है। धनेशांशे त्रिकोण फुटो योगम गते शनो वगैरह हमारे CS पटेल साहब ने बहुत उस पर रिसर्च किया है, वो चंद्रकला नाड़ी में दिया है। तो फिर से हम ग्रह नक्षत्र के चरण की बात कर रहे हैं, नक्षत्र चरण से भी हम गोचर देखते हैं। उसी प्रकार से किसी भाव का नवांशेष जो है उसकी दशा में भी उस भाव के जो परिणाम है वो देने की क्षमता रहती है नक्षत्र दशा में, इसे हम ध्यान रखें। और इसलिए मैंने कहा, जैसा कि मैं कोई बहुत ज्यादा आपको बताने वाला नहीं हूँ, इसका कारण कि आप सभी विद्वान ज्योतिषी है। ज्योतिष का देखिए कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों की उम्र ज्यादा हो गई, ठीक है, तो हमको बहुत ज्यादा ज्ञान आ गया। देखो ज्योतिष में वही जाता है जिसको ज्ञान की लालसा है, और जो उसके साथ में भिड़ा रह सकता है वर्षों से। आप देखे रहे हो, आपके जितने प्रेसिडेंट्स है, वाइस प्रेसिडेंट है, उनको पूछिए कितने साल से लगे। और आप लोग जो यहाँ स्टूडेंट्स होंगे, यदि स्टूडेंट सुन रहे होंगे, तो वो भी कई दिनों से अपना कारोबार छोड़ के, अपना कारोबार करते करते ये भी करते रहते, उसको वो छोड़ नहीं सकते। तो इस प्रकार से विश्वोत्तरी दशा का शास्त्रीय आधार है, ऐसी मेरी संकल्पना है। मैं ये भी बोलूंगा कि ये जब हम करते हैं, चूंकि विश्वोत्तरी दशा या नक्षत्र कोई भी दशा है उसका संबंध है, तो थोड़ा अभी समय दिख रहा है मुझे, तो क्योंकि समय का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए ऐसा कहते हैं। तो होता यह है कि हम तात्कालिक शुभ अशुभ में कई बार फंस जाते हैं। ये ऐसा मैंने देखा है कि भाई षष्ठेश की दशा है वो तो बुरी जाने वाली है, अष्टमेश की दशा है वो ठीक नहीं जाएगी, क्योंकि त्रिक भाव है, और त्रिक भाव जो है ये सब फंक्शनल मैलिफिक कहे गए हैं। तो अच्छा, इस प्रकार का भी विचार हमको यहाँ से निकाल देना चाहिए। जब हम इतना समझ गए कि मेरे मन में क्या आ रहा है इस पर किसी भाव के बारे में, तो उसको भी हमको निकालना चाहिए। इसी वक्त शायद गोचर का प्रयोग ज्यादा संयुक्तिक होगा, क्योंकि देखिए यदि आपको कोई कोई तरुण लड़का है, उसको नौकरी चाहिए, तो उस वक्त जो मुख्य दशा से फिर अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा ऐसे करते हुए जब लिखी जाती है, तो जो समय में साधारण उसको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी ऐसी शंका है, तो उस वक्त इस जो स्तर है ये अलग अलग विंशोत्तरी दशा के, इनके किसी न किसी स्तर में षष्ठ भाव के
अधिपति की दशा रहेगी, इसे कभी नौकरी, क्योंकि वो नौकरी का विभाग, वो किसी के अधीन काम करने का विभाग है ना। नवम भाव यदि प्रभु है, नवम भाव को प्रभु बोलते हैं, पिता भी बोलते हैं, राजा भी बोलते हैं, आपको सभी मालूम है। तो गुरु भी है, तो उनका दशम भाव जो है वो षष्ठ भाव है, तो इनका काम करने वाला जो है वो षष्ठ भाव से देखेंगे। इसीलिए सहसा मैं खुद कम से कम षष्ठ भाव से नौकरी होने की संभावना की तरफ ज्यादा देखता हूँ। और आप देख भी रहे होंगे कि वो अर्थ त्रिकोण का एक नवम भाव है उसका, तो उसकी कहीं ना कहीं दशा रहेगी। इसलिए प्रश्न हम जब करते हैं या हम जब सोचते हैं कि जातक को हम बता रहे हैं, तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। उस वक्त यदि वहां शुभ दृष्टि है तो उसको नौकरी मिल जाएगी, है ना, ये संभावना है। और खासकर यदि वहां पर किसी शुभ ग्रह की, गुरु आदि समान अति शुभ ग्रह की अमृतमयी दृष्टि पड़ रही होगी, वो मिलने की संभावना ज्यादा है। षष्ठ भाव का की दशा नीचे में चालू है, वही सूक्ष्म दशा में, इसलिए नहीं मिलेगी, ये सोचना भी हमको कभी कभी इसको हमको फिर से सोचना पड़ेगा। हालांकि ये आज का जो विषय है वो तो नक्षत्र भी है, परंतु आप समझ ही रहे हैं कि नक्षत्र का और दशाओं का बहुत ज्यादा गहरा संबंध है ना। ये सूर्य और चंद्र के अंतर से बनने वाली दशा होने से, ऐसा भी कहा गया है, उसको प्रत्यक्ष शास्त्र जो हम कहते हैं ज्योतिष को, तो वहां पर कहते हैं कि चंद्र और सूर्य के योग और वियोग से इसका इसका आधार होने की वजह से इसे प्रत्यक्ष शास्त्र कहते हैं, क्योंकि चंद्र और सूर्य हमें दिखते हैं। वही तत्व यहाँ पर भी लागू पड़ता है। विषोत्तरी दशा में ज्यादा प्रखरता से इसलिए लागू पड़ता है कि कृत्तिका नक्षत्र लिया हुआ है और चंद्र का नक्षत्र लिया है। बाकी जगह में अलग अलग नक्षत्र, कुछ कहीं पुष्य नक्षत्र से गिनती शुरू करने की रहती वगैरह, वो अलग विषय है, वो यहाँ का विषय नहीं है। कम से कम उस पर मुझे क्या कह सकते हैं, मुझे कोई बहुत ज्यादा महारत उसमें हासिल नहीं है। हालांकि तत्व तो सभी जगह एक ही रहेगा, परंतु सब ग्रह न होने से यहाँ पे थोड़ा हमें आसान पड़ता है, तो इसलिए मैं विषोत्तरी का उदाहरण दे रहा हूँ। पर यही तत्व सब गुरु दशा में, राशि दशा में भी ऐसा ही बताया गया है कि गोचर को देखिए। पर क्या है आजकल, वो हमारा एक शिष्य है, वो बोलता है, आप कभी कभी बोल देते हो आप पढ़ते नहीं हो, तो वो बोला हाँ पढ़ते नहीं है, पढ़ेंगे तो आपको पराशरी में भी दिखेगा लिखा हुआ स्पष्ट स्पष्ट रूप से कि इस समय में गोचर भी दशा के साथ देखना चाहिए। तो ये सिर्फ आपके विनोद के लिए बोल रहा हूँ, आपको पता ही होगा। परंतु अब ऐसा है कि हमारे प्रदीप जी ने और ब्रिगेडियर साहब ने इतनी तारीफ कर दी कि कुछ ना कुछ अलग बताना तो जरूरी है ना, इसलिए बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ऐसा कि बगैर नक्षत्र के आधार से हम यदि ऐसा सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, तो वो सत्य नहीं है। उसका आधार तो हम लेते हैं, सिर्फ लेने की पद्धति अलग है। जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत लोगों ने सुना भी होगा, वो मुझे आदत हो गई है, मालूम नहीं क्यों, कि ये जो ज्योतिष शास्त्र है ये एक बड़ा हाथी है और हम सब अंधे हैं, तो जिसने जिसको पकड़ लिया उसी को सही मानते हैं, उसको लगता है हम दूसरे को देखे नहीं रहे। तो इसलिए नवमांश को देखना जरूरी है। नवमांश हमको अलग ढंग से बताता है, उसके अधिपति अलग है, और क्योंकि वो नक्षत्र चरण पे पिंड होने वाले ग्रह वहां अपना काम कर रहे हैं। पिंड का मतलब जिसको फिजिकल बॉडी है, वो ग्रहों का वहां संबंध आता है। जबकि नक्षत्र दशा में या पूर्व दशा में, खास करके विषुत्तरी में, राहु और केतु को भी एक अलग जगह दी हुई है, जहां पर वो अपने प्रभाव आपको प्रकट कर सकते हैं। परंतु वो प्रभाव किसके प्रकट करेंगे, वो फिर से ग्रहों के करने वाले। आपको मालूम ही होगा, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है मेरे ख्याल से, दोनों में है, बृहद पराशरी में भी है और लघु पराशरी में भी है, बाकी भी जगह है, सिर्फ उसके शब्द बदलते हैं। यद्यद भावगतो वापि यद्यद भावेश संयुक्त। राहु और केतु कैसे परिणाम देते हैं अपने दशाओं में, किसके परिणाम देते हैं, तो उस ग्रह के जिसके साथ वो स्थित हो, या उस भाव के जो अधिपति है, जिस भाव में ये स्थित है, उसके वो प्रयोग। तो इसलिए मैंने इन तीनों चीजों का जो एक दूसरे से संबंध है वो बताने की कोशिश की, जहां तक कि मुझे जिस प्रकार से मैं समझा सका। तो मुझे खुद को भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको किस ढंग से बताऊं, पर
मेरा अभी भी मानना ऐसा है कि विषोत्तरी दशाओं में दशानाथ जो है वो हमको हमारे दिल में कौन सी चीज आ रही है इतना ही बताता है। नीचे के हम जब उसके स्तर को जाते हैं, क्योंकि देखिए आपको याद होगा कि ऐसा कहते हैं कि मारक दशा में मारक खुद अपने दशा में मृत्यु नहीं देता, वो दूसरे उससे कनेक्टेड जो अंतरदशा जो ग्रह होगा उसके अंतरदशा में देता है, ऐसा कहा गया है। मेरे ख्याल से महाभारत रत्नाकर में भी है, लघु पराशरी में भी कहा गया है। तो इसलिए वो डिलीवरी बॉय अलग रहता है, और दशाओं का जब हम संबंध करते हैं, हम जब उसका प्रयोग करना चालू करते हैं, मेरी सलाह ये होगी कि यदि वो जन्म समय ठीक है, ऐसा आपको 2-4 बार उसके बारे में बताने से वो जातक के करीबन वो नजदीक है ऐसा लगता हो, कम से कम सूक्ष्म दशा के स्तर तक जाना चाहिए, तभी हम सब सही समझ सकते हैं। नहीं तो बहुत बार मुझे ऐसे प्रश्न आते हैं कि भाई ये नवमाधिपति की दशा है या योग कारक की दशा है, इसमें तो मुझे फायदा नहीं हुआ। तो 2 चीजें हो सकती हैं कि एक तो आप केवल दशा देख रहे हैं, शनि वगैरह की, शनि बुध आदि की जो दशा होगी, गुरु, ये सब 16 साल से ज्यादा दशा रहती। 16 साल एक ही चीज कभी नहीं होती, और इसी वजह से हमारे पूर्वजों ने उन दशाओं में फिर उनके छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, उसमें फिर से किसी न किसी ग्रह का प्रभुत्व बताया है, और उसका जब हम प्रयोग करेंगे, जैसा नक्षत्रों में किया, देखिए पूरा एक भचक्र था 360 अंशों का, पहले उसके 27 टुकड़े कर दिए, 27 टुकड़े करने के बाद में उसके 12 टुकड़े कर दिए। तो ये करने का कारण ही ऐसा है कि एक विविक्षित जगह में हम ज्यादा देख सकते हैं क्या वो देखे, और फिर जो 12 टुकड़े किए उनके फिर से 9 टुकड़े कर दिए, तो टोटल 108 हिस्से हो गए, क्योंकि हर जगह पे ग्रह अलग अलग जगह जाने के बाद में अलग अलग प्रयोग करता है, अलग अलग अपने परिणाम देता है। इसीलिए हम जन्मतः भुक्त और भोग्य दशा दिखाते हैं, कितनी हो गई है और कितनी रही है ना। तो ये बिल्कुल ही एलिमेंट्री है, मुझे भी समझता है, पर क्या करूं, अब वो आदत पड़ गई है ना एक ढंग से बात करने की, तो वो छूटेगी नहीं, छूटना भी नहीं चाहिए। तो बाय द वे, तो मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, ये हमारे नागपुर का कल्चर ऐसा है कि जो दिल में आता है वही बोलना चाहिए। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि आखिरी में, और फिर आखिरी में जो डिलीवरी बॉय जिसको हम बोल सकते हैं वो गोचर है। तो ये इसीलिए ग्रह, नक्षत्र और सोम की बात की गई है, हिरण्यगर्भ से क्या निकला, तो चंद्र, नक्षत्र और वृक्ष यानी राशि, राशि और भाव समानार्थी जैमिनी ऋषि ने कहे हुए हैं, इसे ध्यान में रखिए, वरना हम कई बार क्या करते हैं कि राशि और भाव में फर्क करते हैं। हाँ, राशि का एक फिर से एक अलग स्वरूप है, एक विविक्षित राशि एक भाव में होने के बाद में वहां का आजकल के भाषा में उनको बोलते हैं एनवायरमेंट बदल जाता है, ठीक है, परंतु वो भाव से जो भी प्रदर्शित होता है, उस भाव से जातक के मन में उस चीज के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, या वहां पर जो भी ग्रह स्थित हो या अपना प्रभाव डाल रहे हो उसके बारे में क्या दिमाग में आ रहा है वही बताया जाता है। उसको फिर हम बोलते हैं इसका मूल स्वभाव ऐसा है वैसा है। तो इस प्रकार से हमको उसे देखना चाहिए, और मुझे लगता है कि मैंने आपको आपके पेशेंस की हद टेस्ट कर ली है, तो शायद मैं यही विराम दूं। प्रदीप जी, आपके यार आपको पूरा हो गया है तो सब मैं फास्ट बहुत बोलता हूँ ना सर, फिर भूल जाता जी हूँ कि स्पीड अपनी कम कर लेना चाहिए। मैं अपने इसमें तो कई बार बोलता भी हूँ कि मुझे बताते जाना कि आप बहुत ज्यादा फास्ट जा रहे हैं करके। मैं ये सोच रहा नहीं था सर कि क्योंकि ये हमारे पे तो बहुत बार इल्जाम होते रहता है कि आप नक्षत्रों को ध्यान में लेते नहीं हो, तो मैं इसलिए क्लियर कर रहा, कई लोग रहेंगे ऐसे दिखेंगे आपको, और हमारे जनरेशन में ज्यादा दिखेंगे, क्योंकि वो दूसरे ढंग से नक्षत्रों का प्रयोग कर रहे हैं। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उर्दू दशा का कारण क्या है, वो क्या बताती है, वो मेरे मन में मेरे माता के बारे में क्या विचार आएंगे इसको बता रही है। यदि वहां पर बहुत ही निगेटिव है उस दशा के वक्त, ट्रांजिट में भी उसके आयुष्य को कोई तकलीफ दे रही है, तो हो सकता है कि उनकी तबीयत खराब हो। जी और सर कारक का महत्व इसलिए आता है कि क्यों केवल माता, चतुर्थ भाव तो वाहन भी बताता है, चतुर्थ भाव तो मकान भी बताता है, चतुर्थ भाव तो हमारे जमीन जायदाद भी बताता है, और शिक्षण भी जी बताता है। तो इसमें से किसी, तो वहां पर हमको जब तक हम कारक का प्रयोग नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने वो लिखने में तीनों चीजों को इसलिए जोड़ा है कि कई बार ऐसा हो जाता है
कोई जानबूझ के जी। नहीं करता। जो हमारे टेक्स्ट लिखे गए हैं ऐसे ही लिखे गए हैं। आप बृहद पराशरी खोलेंगे या कोई भी खोलेंगे तो आपको दिखेगा भाई सूर्य के दशा में ऐसा ऐसा होता है। फिर ये होता है कि वो होता नहीं है। न होने के बाद में ज्योतिष को लगता है कि हमारे जो महान ऋषि है इन्होंने गलत नहीं लिखा। उन्होंने आपको पहले ही भावों के बारे में बता दिया है। उन्होंने जी। बाकी भी चीजें बताई। मैं इतना ही सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते रहता हूँ। अब क्या उम्र के हिसाब से मैं सभी को बच्चा समझता हूँ, ये मेरी बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो हमारी मिसेज बोलती है कि भाई आप ऐसा समझाते हैं जैसे बाकी किसी को समझते ही नहीं है। मैं बोला आप क्या करेंगे? उसको कुछ नहीं कर सकते। रादर हम हमारे उम्र का उसको मराठी में गैर फायदा बोलते हैं, है ना? रॉन्ग एडवांटेज ले लेते हैं और इसमें से निकलने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए उर्दू दशा सब्जेक्ट मैंने इसीलिए लिया क्योंकि सहसा नक्षत्र दशा किस प्रकार से काम करती है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। गुरु की दशा है सब अच्छा हो जाएगा वगैरह ऐसा हम बोलने लगते हैं। तो इसलिए उनका तात्कालिक शुभत्व अशुभत्व को भी ध्यान में आना चाहिए। इतना ही मैंने कहने की कोशिश की। धन्यवाद, धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको जाना भी है एक का सर। नहीं ऐसे कुछ नहीं। सर एक क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को तो उत्तर देने मुझे जाना नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैंने सोचा कि ये विषय पूर्ण हो गया है तो प्रश्न ब्रिगेडियर साहब प्रश्नकर्ता भी बड़ा हाँ बिल्कुल जटिल व्यक्ति हैं। ब्रिगेडियर साहब भी प्रश्न पूछ रहे हैं। आप वो उनके वजह से हम डिसिप्लिन में रहते हैं ना सर। वही प्रश्न पूछ रहे हैं सर ब्रिगेडियर साहब। हाँ सर मैंने देखा। ब्रिगेडियर साहब पूछिए। हाँ सर अनम्यूट करें। हाँ ये बहुत मुश्किल है सर, टेक्नोलॉजी और मीट दोनों साथ साथ नहीं चलते हैं। नहीं वो ऐसा होता है सर, मैं भी कई बार गड़बड़ कर देता हूं। सर मेरा प्रश्न जो सा है वो थोड़ा सा है अटपटा। वो असल में मेरी कम बुद्धि का नहीं कोई प्रश्न अटपटा नहीं रहता। उत्तर देने वाले को उत्तर नहीं आया तो वो बोलता है कि अटपटा है। क्योंकि मैं तो इतना जानता नहीं हूँ, पर मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ सर कि जब हम नक्षत्र दशा की बात करते हैं जी सर, तो किसी भी प्लैनेट्स को मेन बेस बना के उसकी दशाएं देखते हैं जी। तो उदाहरण के तौर पर जैसे अभी सुरेश जी ने बताया था कि वीनस की दशा चल रही है, तो वीनस के है तो नक्षत्र 3 और तीनों का प्रभाव अलग अलग किस्म से होता है। बिल्कुल। तो उसकी दशा के अंदर हम उन नक्षत्रों को किस तरीके से इनपुट करते हैं, जैसा मैं बोल रहा था, मेरे को काफी परेशान करता रहता है। क्योंकि मैंने एक बार पहले तो कपूर सर से कभी डिस्कस किया था, गॉड ब्लेस हिज सोल। तो उसके अंदर यानी उन्होंने जो आंसर दिया वो मेरे से बहुत ऊपर था। तो वो नैसर्गिक है साहब, उसका कितने साल के बिल्कुल वो इतना ज्यादा ऊपर से निकल गया कि मैं तो देख ही नहीं पाया उसको क्या बोल गया क्या नहीं बोल गया। नहीं सर, परंतु मैंने उसके ऊपर थोड़ा बहुत मनन किया तो उनका ये राय जरूर था कि यस इन तीनों नक्षत्रों को देखा जाता है। और उन्होंने बोला था कि पूरे दशा पीरियड को 3 हिस्सों में बांटो। हाँ। और आगे पता नहीं कैसे कैसे इसका इस्तेमाल करना है, उसके बारे में क्या समझाया मुझे समझ नहीं आया जी। क्योंकि जब ये प्रश्न पूछा था मैं उसके अंदर बिल्कुल ही नहीं जानता था जी। अब तो और भी कम हो गया है। हाँ जी। इसको हम क्या कह सकते हैं, ह्यूमिलिटी कह सकते हैं। तो सर एनीवे मैं जो सोचता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम जब मैं खासकर विषयोत्तर की इसलिए बात करता हूँ, सभी को कोई एप्लीकेबल है। हम चंद्र का नक्षत्र से गुजरना देख के ही जन्मतः दशा कितनी रही होगी ये देखते हैं, है ना सर। तो इस वजह से, और ये वर्षों में है, तो समझो चंद्र तीसरे नक्षत्र में होगा उसके खुद के, तो आगे के ग्रहों की भी दशा उस प्रकार की ही रहने वाली, क्योंकि वो 9 का हिसाब है, 9 से हम डिवाइड करते हैं। तो ये यदि अपने तीसरे नक्षत्र में होगा तो नैसर्गिक है, जब वो शुक्र दशा बोल रहे हैं वो शुक्र के तीसरे नक्षत्र में रहने के बारे में बोल रहे हैं कि उसके कारण उसकी क्या, वो इंडिविजुअल ग्रहों के बारे में इसलिए नहीं बोल रहे कि हमारा मन जो है वो फिक्स हो गया है चंद्र से और ये हमारा स्वभाव बन गया है ना। और हमारे स्वभाव के हम क्या उसको रिएक्ट करेंगे, कब हमारा स्वभाव हमारे बुद्धि पे हावी हो जाएगा। क्योंकि जैसा मैंने कम से कम मैं जैसा सोचता हूँ कि सूर्य जो है वो लग्न भाव का कारक भी है, तो वो धी भी है, ऐसा भी सूर्य को ज्ञान देने वाला ही कहा गया है।
हनुमान जी ने सूर्य से वेद सीखे वगैरह, ऐसी कथाएं हैं, तो वो ज्ञानवर्धक है। तो चंद्र क्या करता है कि हम कितने भी ज्ञानी होंगे उस वक्त हमारा दिमाग गड़बड़ कर सकता है, ये चंद्र की शक्ति है। तो इसलिए उसके समझो वो तीसरे नक्षत्र में होगा तो नैसर्गिक वो भी तीसरे नक्षत्र की बात करती, इस आदमी के लिए इस प्रकार का क्या कह सकते हैं, इस प्रकार का प्रभाव ये ग्रह करेगा, जैसे कुछ एज इफ ही इज इन दैट द थर्ड ट्रायड ऑफ नक्षत्र, इस प्रकार से मुझे लगता है कि उन्होंने कहा है। और इसीलिए सबको जैसा बोलते शुक्र की दशा है, शादी हो जाए, सबकी नहीं होती है ना, तो होगी भी नहीं। वो हालांकि वो दाराकारक जरूर है, वो कर सकता है, नहीं कर सकता ऐसा नहीं है, परंतु केवल शुक्र की दशा है तो 20 साल तो शादी किसी की हो नहीं सकती। और आजकल के जमाने में तो नहीं, पहले राजा महाराजा की होती भी होगी, वो हरम रखते थे लंबा चौड़ा, होती होगी, परंतु अभी नहीं होती। काल देश पात्र से हुई तो हम जेल में पड़ जाएंगे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो वहां से वो उसका हम क्या कहते हैं सर, वो जीरो एरर हम करते ना, जब पुराना जो वेइंग मशीन था हम लोगों के जमाने में, वो स्प्रिंग वाला, तो उसको जीरो एरर हमको सेट करना पड़ता था। तो वो जीरो एरर उन्होंने शायद चंद्र का नक्षत्र से प्रवास होने पे कितने डिग्री चला गया है उसके ऊपर इस हिस्से को काट दिया, और आगे में उसी प्रमाण में बाकी ग्रहों का प्रभाव होगा, इस प्रकार से वो सोचते होंगे। ऐसा इसका ये जो मैं बोल रहा हूँ ये थियराइजिंग है, ऐसा भी मैं थियराइजिंग करते रहता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादा सही होगा। हाँ, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सर। माय प्लेजर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।